नमस्कार। स्वागत है आपका शंकर आईएएस एकेडमी दिल्ली ब्रांच में। इट इज एन एंड टू एंड सोल्यूशन टू ऑल योर एकेडमिक नीड्स। वी हैव बीन क्राफ्टिंग सिविल सर्वेंट्स फॉर द पास्ट 22 years। इस मॉड्यूल में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं। इस मॉड्यूल को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डियर एस्पिरेंट, आई होप आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं। ऐसे बदलते मौसम में आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर का खाना नहीं खा रहे, अपने हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं और अपना और बाकियों का भी उतना ही ख्याल रख रहे हैं, कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए इसी नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉड्यूल। ठीक है। आज का कुछ टॉपिक्स जो मैंने देयर हैज बीन लिस्टेड। पहला टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कोलंबियन अर्थक्वेक के बारे में। जानेंगे अर्थक्वेक क्यों हुआ, यहाँ पे क्या रीजन थी अर्थक्वेक की, है ना। एंड द सेकेंड टॉपिक ऑफ द डे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केरला में जो अभी हाइपेटाइटिस का जो क्राइसिस चल रहा है उस पर थोड़ी चर्चा डालेंगे, उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। देर इज द थर्ड टॉपिक ऑफ द डे इज ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स जो अभी हुआ है, एंड इस रिफॉर्म्स में क्या हो रहा है, क्यों इतनी चर्चाएं पे है ये, तो इस मामले में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। हैंडलूम्स इन इंडिया, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। एंड हम जानेंगे कि बेसिकली हमारे जो आर्टिसन सेक्टर है वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रही है या फिर क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको लेकर के, तो इस पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और हर मॉड्यूल के लास्ट में जैसे हम प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो वो भी हम करने वाले हैं। ठीक है। तो पहला टॉपिक अगर हम देखें इस कोलंबियन अर्थक्वेक। कोलंबिया में अभी 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। इट इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। एंड इसका एपिसेंटर हम लोग देखें तो इज सैन जोस डेल पैलामार। दिस इज द एरिया जहाँ पे एक्चुअली में आया है। ठीक है। अगर हम देखें कुछ अफेक्टेड एरियाज, ये कुछ अफेक्टेड एरियाज हैं जो जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने हद तक अर्थक्वेक का प्रभाव और डिस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है। अब हम इसी पे जानते हैं कि व्हाट इज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग। जब भी दो प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उनके वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है, वेव रिलीज होती है, एंड उस वजह से देर आर सम सडन शॉक, सम सडन शेकिंग, जिसके वजह से अर्थक्वेक्स होते हैं। ठीक है। रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द लिथोस्फेयर विच क्रिएट सीस्मिक वेव्स। Seismic waves are actually, there are two types of waves, body waves and surface waves, P waves, S waves। ये सब में हम लोग, मैं आपको एक बार इस पूरे पॉइंट में मैं एक बार इसको मेंशन करना चाहती थी। मेजरमेंट्स ऑफ, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक की बात करें तो देर इज 3 से लेकर के 8 तक देर इज वन मेजरमेंट स्केल। एंड उसमें हम देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के चांसेस होते हैं, उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर हम देखें व्हाट इज द कॉज ऑफ कोलंबियन अर्थक्वेक, कोलंबिया में जो अर्थक्वेक हुआ उसका मेजर कॉज जो था वाज द सबडक्शन ऑफ नार्स्का प्लेट। नार्स्का प्लेट आप इसमें देख सकते हैं मैप में कि दिस इज द नार्स्का प्लेट, और इट इज एक्चुअली सबडक्टिंग। दिस इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट, दिस इज द ओशन प्लेट, एंड ये प्लेट के सबडक्शन के वजह से ये अर्थक्वेक आया। अनदर रीजन फॉर द अर्थक्वेक वाज एक्चुअली द ट्रिपल जंक्शन। इसी पॉइंट पे 3 अलग अलग प्लेट आके मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो नास्कार एक माइनर प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन एक मेजर प्लेट है, और करेबियन प्लेट, इन तीनों के इंटरैक्शन के वजह से भी ये अर्थक्वेक का रीजन माना जा सकता है। 2026 में 10 अगस्त में हमने इसका देखा कि कितने हद तक डैमेज करते हैं ये। और अगर हम लोग देखें स्ट्रेस फ्रॉम द बेंडिंग एंड मूवमेंट ऑफ द नास्कार प्लेट, इस पूरे बेंडिंग और मूवमेंट एंड सबडक्शन के वजह से ही ये अर्थक्वेक का मेजर कॉज था। ठीक है। नाउ एज आई ड्रू द डायग्राम, वैसा ही यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन्ड है कि किस तरीके से ये प्लेट सबडक्ट हो रहा है। ये कन्वर्जेंस के वजह से बेसिकली ये सबडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ट्रेचेस फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे एंडीज माउंटेन फॉर्म हो रही है। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट कि क्यों बेसिकली अर्थक्वेक आया। ठीक है। दिस इज द कोलंबियन मैप जहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कैसे कौन कौन से एरियाज हैं आसपास में, व्हाट आर द कंट्रीज। ठीक है।
नाउ देर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस होल टॉपिक में पहला अगर हम लोग देखें सीस्मिक वेव्स के ऊपर ये पॉइंट है, क्योंकि सीस्मिक वेव्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्किंग टॉपिक है ऑफ यूपीएससी। ठीक है, तो इसी पे एक क्वेश्चन है। पी वेव्स जनरली ट्रैवल फास्टर देन एस वेव थ्रू द सेम मीडियम। यस, एक्चुअली अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि ये कंपैरिजन वाला है, तो यस, दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स करेक्ट। An intraslab rupture refers to an earthquake that occurs along the megathrust interface where two tectonic plates rub directly against each other. तो जब बात आती है इंट्रास्लैब की रप्चर की, तो ये बेसिकली इंट्रास्लैब इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सबडक्शन, not related to the rubbing of, where the point came, rubbing off against each of the plates। ठीक है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस। तो ये वाला जो पॉइंट है ये गलत हो जाता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट डेप्थ अर्थक्वेक जनरली प्रोड्यूस अ वाइडर जियोग्राफिक जोन। ये इसीलिए है, मैं बता देती हूँ, जियो ये इनफैक्ट करेक्ट है, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि दिस एक्चुअली इंटरमीडिएट डेप्थ इज एक्चुअली फ्रॉम अ फीट ऑफ, लाइक बहुत ही डेप्थ में जाकर के द एपिसेंटर इज देयर, द फोकस इज देयर। ठीक है, एंड इतने डेप्थ की वजह से जो वेव फॉर्म होगा उसका जो एरिया जो वो कवर करेगा ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड शेकिंग ऑफ द अर्थ, तो वो ज्यादा होगा। इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है इट इज करेक्ट। तो विद दिस द आंसर शुड बी 1 and 3, नॉट 2। 2 इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं जो अभी हेपेटाइटिस ए क्राइसिस जो अभी केरला बहुत हद तक देख रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या बात है। तो सबसे पहले हम क्राइसिस पे थोड़ा बात करेंगे कि इसका हॉटस्पॉट अगर देखा जाए तो मालापुरम कोजी कोडे बेल्ट है। ठीक है, इसका मेजर कंसर्न ये दो डिजीज से रिलेटेड है। अब ये दो जो डिजीज है जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये बेसिकली डिजीज जो है इट इज बेसिकली कॉज्ड ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, अगर हम लोग ये देखें तो दिस इज ऑल्सो अनदर रूट जो कि बहुत ही ज्यादा यू नो क्रिएट करता है ऐसा प्रॉब्लमेटिक, दिस इज एक्चुअली this root is actually also a very major reason of contamination of food and water when किसी organism या किसी human का feces directly enters your through your mouth into your ecosystem, तो that is what happens। okay, एज शिफ्ट की अगर हम बात करें तो जैसे अगर चाइल्डहुड में अगर कोई कंटेमिनेशन हुआ है तो उसका इफेक्ट उसको मतलब सेम पर्सन को एडल्टहुड में भी हो सकती है। ठीक है, 90% ऑफ द पेशेंट्स आर रिपोर्टेडली इन 18 to 40 years ऑफ एज ग्रुप। ठीक है, 2025 में देखें तो देयर वाज 31,536 कंफर्म्ड पोर्टेबल केसेस, जिनमें से 82 की मौत हो गई। अगर वही चीज हम लोग 26 में देखें तो 12,437 केसेस हैं, जिनमें से 125 डेथ्स हो चुकी हैं। तो ये जो क्राइसिस है इसी को कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में बताया गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब भी कोई भी क्राइसिस होता है तो वी आर द वन हु शुड बी अलर्ट एज अ ऑफिसर। ओके, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर देखें तो द एक्सपेंडिचर दैट अ पर्सन बेयर्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ दिस होल क्राइसिस एंड द इन्फेक्शन, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम लोग वायरस की बात करें तो इट इज़ एक्चुअली हेपेटाइटिस HAV ए वायरस। ठीक है, टाइप अगर देखें तो इट इज एन कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन ऑफ द लिवर। ठीक है, ट्रांसमिशन देखें कि किस तरीके से वो ट्रांसफर होता है, इज एक्चुअली कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड एंड दिस रूट फैस्को ओरल रूट। ठीक है, एंड कंटेमिनेशन फूड और क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। तो बेसिकली ये ट्रांसफर इसके थ्रू होता है।
अगर हम देखें तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, डिजीज कोर्स क्या है, तो इट इज एक्यूट एंड सेल्फ लिमिटिंग। हमें एक्सटर्नली कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही हील हो जाता है बहुत सारे केसेस में। और अगर हम लोग क्रॉनिक इन्फेक्शन की बात करें, यानी कि इन्फेक्शन दैट एक्चुअली इज वेरी 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 हार्मफुल एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये उनमें से एक नहीं है। हाइपेटाइटिस बी एंड हाइपेटाइटिस सी आर एक्चुअली द मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शंस। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें सिम्टम्स की, तो देयर वुड बी येलो आईज। ठीक है, येलो आईज इन स्किन, जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स होंगे, फीवर होगा, थकावट फील होगी, वॉमिटिंग होगी। ठीक है, नॉशिएटेड फील होगा, पेट दर्द होने लग जाएगा, डार्क यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड जॉइंट पेन। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है जो इस डिजीज में बेसिकली देखने को मिलता है। वायरल अगर हम लोग देखें हेपेटाइटिस का, तो जैसे अगर हम लोग बात करें ए टाइप में, तो इसका ट्रांसमिशन अगर देखें तो इट इज़ द कोर्स इज़ वेरी अक्यूट, सेल्फ हीलिंग है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल है, और इसी में सेल्फ लिमिटिंग है, नो क्रॉनिक इन्फेक्शन। अगर हम लोग बी टाइप की बात करें तो ब्लड है, बॉडी फ्लूइड्स एंड मदर टू चाइल्ड ट्रांसफर होने के खतरे हैं। ठीक है, अक्यूट है बट साथ साथ में लॉन्ग टर्म के लिए भी हानिकारक माना जाता है, इसका भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ठीक है, एंड इसमें बेसिकली लिवर कैंसर रिस्क देखने को मिल सकता है। सी की अगर बात करें तो मेनली ब्लड टू ब्लड ट्रांसफर होता है ये, मोस्टली क्रॉनिकल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा माना जाता है। इसका वैक्सीनेशन नहीं है अभी मार्केट में, एंड क्यूरेबल विथ एंटीवायरल्स। वैक्सीन नहीं है बट कैन बी क्योर्ड थ्रू कॉज थ्रू एंटीवायरल्स। ठीक है। डी की अगर बात करें तो ब्लड बॉडी फ्लूइड्स रिक्वायर्ड HDV। ओके, ये भी सेम वैसे ही है, एंड ऐसे ही इसके सारे टाइप्स हैं जो हम देख सकते हैं कि किस किस तरीके से ये कौन कौन से टाइप में है, कौन कौन से कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो चीज़ देखने को मिलता है। नॉन वायरल में देखें तो अल्कोहलिक हाइपेटाइटिस है, ड्रग टॉक्सिकेशन हाइपेटाइटिस है, ऑटो इम्यून हाइपेटाइटिस है। तो ये सब कुछ और टाइप्स हैं विच वी कैन सी किस किस वजह से हो रहा है। वी कैन ऑल्सो सी ओवर हियर, एंड इम्पैक्ट तो हम जानते ही हैं, ज़्यादातर या तो लीवर फेलियर होता है, बेसिकली लीवर फेलियर ही ज़्यादातर देखने को मिलता है एज एन आउटकम। ठीक है, कॉजेज ऑफ दिस क्राइसिस अगर बात करें तो सबसे पहले दी अनसेफ एनवायरनमेंट एंड कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर को कहीं ना कहीं एड्रेस और कहीं ना कहीं उसको सही तरीके से करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेजर सोर्स यही है, कंटामिनेटेड वाटर। सैनिटेशन और हाइजीनिक गैप देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो अनदर कॉज कि क्यों द क्राइसिस इज एक्चुअली बिकमिंग इन लार्ज एरियाज। ईटिंग आउटसाइड की अगर हम बात करें तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर जो हम बाहर के खाने से, स्ट्रीट फूड्स हो गए, होटल्स हो गए, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उनके वजह से भी ये क्राइसिस एक उमड़ा है। एडल्ट इन्फेक्शन की अगर बात करें तो ग्रेटर रिस्क ऑफ सिवियर हाइपेटाइटिस, लिवर फेलियर एंड कॉम्प्लिकेशंस। एज शिफ्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मेजर्स दैट आर एक्चुअली टेकन बाय द केरला गवर्नमेंट। सबसे पहले सर्वेलेंस को अंजाम दिया गया है, रैपिड रिस्पांस टीम को एक्टिव कर दिया गया है, वाटर टेस्टिंग और वाटर सैनिटेशन पे बहुत ही ज़्यादा काम किया जा रहा है। हेपेटाइटिस ए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को जागरूक कर दिया गया है, जारू कर दिया गया है। ठीक है, और वेन एवर इट इज लाइक सीवियर लिवर फेलियर की जब बात हो रही है तो प्लाज्मा एक्सचेंज इज एक्चुअली द ट्रीटमेंट जो कि फॉलो कर दिया जा रहा है, और वैक्सीनेशन और अवेयरनेस के थ्रू इसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस होल टॉपिक। ओके, hepatitis A and hepatitis E are primarily transmitted through the fasco oral route. तो yes, okay,
Hepatitis B can be transmitted from an infected mother to child. So yes, it can also be this way. Hepatitis C are widely available and effective vaccination. I don't think this statement is true. So I guess our answer is one. And थर्ड टॉपिक फॉर द डे जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल के ऊपर। इसके ऊपर क्या क्या इतना डिबेट हो रहा है, इतने ज्यादा मतभेद देखे जा रहे हैं, तो क्यों हो रहा है ये सब चीज, इसको और साथ ही साथ ये जो बिल है इसको फाइनली पास कर दिया गया एक हाउस में। एंड बेसिकली ये कहता है इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। तो ये क्या है तो ये सब हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो अगर न्यूज के कॉन्टेक्स्ट और हाइलाइट्स में देखा जाए तो लेजिस्लेचर एक्शन, लोकसभा पास्ट द लैंडमार्क ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, जो मैंने आपको बताया इंट्रो में। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो सेंट्रलाइज सर्च कम सेलेक्टिव कमिटीज टू एंश्योर। सुप्रीम कोर्ट का कुछ महीनों पहले ये कहना था कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा सेंट्रली ओन्ड है, इसमें जुडिशियल ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं ये हानि करता है। तो ये सब ये सब दो तीन पॉइंट है जिसके ऊपर ये पूरा बिल्कुल लाया गया है, और यही सब पॉइंट्स को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशंस भी हो रहे हैं। और ये कमीशन क्या क्या करता है ये सब हम देखेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स। ठीक है, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बेसिकली क्या है? एक तो सेंट्रल ओवरसाइट। ठीक है, एक्ट एज एन नाउ इट विल एक्ट। पहले क्या था कि सेंट्रली बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता था, सेपरेशन ऑफ पावर को कहीं ना कहीं ये हानि करता था। तो इसी वजह से ट्रिब्यूनल का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, इसी वजह से इस टेबल को इस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है कि ताकि ये सेंट्रली जो ओवरसाइट है, एक इंडिपेंडेंस फॉर्म हो फॉर द ट्रिब्यूनल। देखें, अगर जुडिशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करे, इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दीज कमिटीज आर हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये हमें देखने को मिलता है कि जो एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस है इसके साथ साथ थोड़ा सा एक जुडिशियल इन्फ्लुएंस भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ट्रिब्यूनल में होने के लिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल इज एक्चुअली क्वासी जुडिशियल इन नेचर। ओके, तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स था उसको थोड़ा सा हार्मोनाइज क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड सर्विस टर्म्स एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखें तो 42nd अमेंडमेंट के तहत दीज टू आर्टिकल्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके वजह से ट्रिब्यूनल्स वर सेट अप। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर्स अगर हम देखें तो अगर एनैक्टिंग अथॉरिटीज हो गई, अगर हम लोग देखें कि द मैटर इफ इट इज ऑफ पब्लिक सर्विस मैटर, तो उस वजह से किस किस चीज़ों पे ट्रिब्यूनल काम करती है। और वही अगर हम लोग देखें कि टैक्सेशन या लैंड रिफॉर्म को लेकर के कोई केस है तो किस तरीके से हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग पर्सनल सर्विस मैटर में देखें तो अगर अथॉरिटी की बात करें तो ओनली द पार्लियामेंट्री लॉ विल बी देयर। अगर वही हम लोग टैक्सेशन की बात करें तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। हायरार्की की अगर हम लोग बात करें तो सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की देखने को मिलती है। और वही अगर हम लोग टैक्सेशन और लैंड रिफॉर्म्स की देखें तो मल्टीपल हायरार्कीज ऑफ ट्रिब्यूनल इज पॉसिबल। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट जुडिशियल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226 एंड ये पूरा केस है। एंड अगर हम लोग जुडिशियल रिव्यू की देखें इसको लेकर के तो सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन अंडर सेम पॉइंट है। तो वी कैन सी दैट। ओके, सॉरी। सो नाउ इफ वी सी द सुप्रीम कोर्ट नैरेटिव और उनका क्या डायरेक्टिव्स था इस चीज़ को लेकर के, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था वाज रिगार्डिंग एज एलिजिबिलिटी कैप। ठीक है, जो 50 इयर्स का जो मिनिमम एज बैरियर देखने को मिल रहा था उस चीज़ को लेकर के इस पे आवाज़ उठाई गई बाय द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा पॉइंट जो उसने उठाया जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया वाज टेन्योर सिक्योरिटी। ठीक है, mandate a minimum 4 years tenure for members to cultivate domain expertise and functional independence। तो ये पूरा पॉइंट है
जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से ये जुडिशियल सेफगार्ड को इंश्योर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये पॉइंट है था। पासिंग विदाउट डिबेट, पासिंग अमेंड्स पार्लियामेंट्री, अगर इस हम लोग बिल की बात करें और कमीशन की बात करें तो इट वाज पास्ड एंड विदाउट एनी डिबेट। ओके, नाउ देर इज वन क्वेश्चन दैट वी हैव टू सॉल्व रिगार्डिंग दिस टॉपिक। द फर्स्ट पॉइंट इज, हम लोग सबसे पहले ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं। द बोथ आर्टिकल्स 323A एंड 323B वर इंसर्टेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। I mentioned this earlier in 1946. So yes, tribunals under Article 323A can be established by Parliament, whereas those under Article 323B can be established by state legislature as well. तो ये वाला पॉइंट भी सही है, ठीक है। Decisions of administrative tribunals can be directly appealed to the Supreme Court bypassing High Court. I think this point is wrong. So the answer is 1 and 2 only. ठीक है। अगले अगर हम लोग टॉपिक की बात करें, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज रिगार्डिंग हैंडलूम्स एंड किस तरीके से वो कितने ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में कितना ज़्यादा बढ़ चढ़ के दे हैव दिस कंट्रीब्यूशन, बट एट द सेम टाइम किस तरीके से वो कहीं ना कहीं पिछड़ भी जा रहे हैं। ठीक है। फ्रॉम स्वदेशी रेजिस्टेंस टू इंडिया टुडे, गांधी जी ने जो ये रेजिस्टेंस किया था, ही वाज डूइंग दिस टू बूस्ट अप, कि क्यों, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसके वजह से हमारे जो आर्टिसंस थे, हैंडलूमिंग जो सेक्टर्स था, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहा था, अनएम्प्लॉयड हो रहा था। तो इस चीज़ को लेकर के फिर स्वदेशी रेजिस्टेंस किया गया, कि इस चीज़ को भी प्रमोट किया गया कि जो बाहर से जो इम्पोर्ट हो रहा है, तो वो सब गुड्स को हम थोड़ा रेजिस्ट करें, और जो हमारा मेक इन इंडिया है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट करें। तो इस रेजिस्टेंस में ये देखने को मिला था, तो इट वाज हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। तो इसी चीज को हमें फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। इस आर्टिकल में यही बेसिकली बात की जा रही है। स्टोरी सो फार अगर हम देखें तो स्वदेशी रूट्स, वी नो दैट कि 105 में बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल्स का पूरा वो मूवमेंट हुआ था। ठीक है। गांधीयन सिंबल उन्होंने चरखा को करते हुए ये सिंबलाइज किया था कि किस तरीके से हमें अपने जो इंडिया की जो बैकडोर है गवर्नेंस की, वो हमें अपने हाथ में रखनी चाहिए, अदर देन कि उसमें कोई बाहरी आकर के हमें रूल करे। तो इंडिया सेल्फ रिलायंस को भी प्रमोट करते हैं। 7th August ऑफ एवरी ईयर वी एक्चुअली सेलिब्रेट हैंडलूम डे। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इस बात पे थोड़ा सा इन डेप्थ बात कर रहे हैं। ठीक है। एंड अगर लिविंग लेगेसी देखें तो honor generations who kept ancestral weaving alive, because it is kind of a preserving of your culture, preserving of your traditions, right? कल्चरल आर्क अगर देखें तो लिंक इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल टू इट्स मॉडर्न आइडेंटिटी। ठीक है। तो इसीलिए इस डे को हम लोग मनाते हैं, ताकि हमें अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन और अपना फ्रीडम स्ट्रगल भूलना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर फॉरगेट आवर रूट्स। इकोनॉमिक रोल अगर देखा जाए तो इट एक्ट्स एज अ वेरी एसेंशियल रूरल लाइवलीहुड पिलर। रूरल के इकोनॉमी को लेकर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हैंडलूम सेक्टर। ओके। लिगेसी बियॉन्ड क्राफ्ट अगर देखा जाए, ये सिर्फ कल्चरल प्रिजर्वेशन, क्राफ्ट प्रिजर्वेशन तक ही सीमित नहीं है। हैंडलूम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए भी रखता है क्योंकि अमंग द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्री इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस में से एक है। ट्रेडिंग रूट अगर देखा जाए तो ये ट्रेडिंग रूट को स्ट्रेंथन करता है, पावर्ड करता है एंड कनेक्ट करता है एशिया, अफ्रीका और यूरोप को। रेपुटेशन की अगर बात की जाए तो मेक इंडिया एज अ फॉरमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी ऑफ इट्स टाइम। ठीक है। बैकबोन की अगर बात करें तो फाउंडेशन ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, कितने हद तक ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्लोबल ट्रेड सेक्टर को कितने हद तक दे आर एक्चुअली बूस्टिंग इट अप। ठीक है। अगर हम गैप की अगर बात करें तो कल्चरली वाइटल बट इकोनॉमिकली थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोटा पड़ जा रहा है हैंडलूम का सेक्टर। ठीक है। रियल वेट अगर देखा जाए तो सेक्टर इज फार मोर सिग्निफिकेंट दैट कॉमनली एक्नॉलेज्ड।
हैंडलूम के साथ साथ एक ये भी पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके से हैंडलूम के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस तरीके से एनवायरमेंटल पोल्यूशन को प्रिवेंट करते हैं और कितने हद तक कंजर्वेशन में बहुत ही बड़ा हाथ रखते हैं। तो ये सब भी हम समझ सकते हैं। ठीक है। हैंडलूम इन नंबर्स अगर हम बात करें तो जो रूरल इंडिया है उसमें एक्चुअली में इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नॉन फार्मिंग रूरल वर्क। रूरल इंडिया में नॉन फार्मिंग जो सेक्टर है उसमें से हैंडलूम बहुत ही ज्यादा मेजर शेयर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। कैपिटल वेटेज देखें तो हम देख सकते हैं कि ह्यूज जॉब्स क्रिएटेड विथ मॉडेस्ट कैपिटल इनपुट। बहुत ही ज्यादा लोग और बहुत ही ह्यूज जॉब्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन इट। बट इसका जो आउटपुट, जो जितना इनपुट है उतना आउटपुट कहीं ना कहीं नहीं मिलता। मैनुअल बेस की अगर बात करें तो हाई आउटपुट ऑन लार्जली मैनुअल टेक्नोलॉजी। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है, मैनुअल टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, मैन पावर यूज किया जाता है बहुत बार। फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन इट इज पास्ड ऑन द आर्ट ऑफ हैंडलूम। ठीक है। एंड वुमेन लेड, अ की इंजन ऑफ रूरल जेंडर एम्प्लॉयमेंट। हम देख सकते हैं कि हैंडलूम में किस हद तक वुमेन पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमें इसको बहुत ही ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है। चैलेंजेस फेसिंग दिस सेक्टर, अब प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं? एक तो वैनिशिंग वीवर्स, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने की जो विधि थी हैंडलूम्स की, वो धीरे धीरे करके कम होते गई जब देखा गया बाय द अदर जनरेशन कि इट इज नॉट वेरी मच प्रॉफिटेबल, वेरी मच आउटपुट गिविंग प्रॉफिट। ठीक है। तो वो चीज़ अगर देखने को मिलता है तो हम ये कह सकते हैं, तो हाउ हंड्रेड्स ऑफ लेसर नोन ट्रेडिशन फेस एक्सटिंक्शन। देर इज आर्टिकल 29 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इन विच इट इज रिटन कि हम किस तरीके से अपना कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कोई भी स्टेप ले सकते हैं। बट हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस हैं जो एक्चुअली में इविल नहीं है, बट स्टिल दे आर एक्सटिंक्टिंग, दे आर एक्चुअली गोइंग एंड वैनिशिंग अवे। ठीक है। तो उसको प्रिजर्व करने का बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। फॉलिंग रिटर्न्स अगर बात करें तो इनकम पुश यूथ आउट ऑफ द क्राफ्ट। वही मैंने बताया कि जब न्यू जनरेशन देखती है कि हैंडलूम एज अ कल्चर इज ओके बट इट इज नॉट गिविंग मच ऑफ एन आउटपुट, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है। फ्रैगमेंटेड मार्केट, प्रॉपर मार्केट्स नहीं है जहाँ पे हैंडलूम बेच सकें। एंड ज़्यादातर नॉर्मल इंडस्ट्रियल अगर इंडस्ट्रियल गुड्स या प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर चीप होते हैं रादर देन दीज हैंडलूम्स, बिकॉज इसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो चीप प्रोडक्ट्स के वजह से हम यूजुअली अपने, बहुत बार ऐसा होता है कि वी डोंट चूज एनवायरनमेंट, वी चूज चीप ऑप्शंस। तो वो चीज़ भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि देर इज अ वीक लिंक ऑफ मार्केट, देर इज अ वीक लिंक ऑफ अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स की किस तरीके से उन्हें ये सब चीज़ को यूज़ करना चाहिए। ठीक है। इस चीज़ को एनहांस करना चाहिए, बढ़ावा देनी चाहिए। स्किल लॉस, ट्रेडिशंस नो लॉन्गर पास ऑन विद इन फैमिलीज, सेम रीजन। डिजाइन अगर देखा जाए तो लॉस्ट वीविंग इरेज सेंचुरीज ऑफ डिजाइन। ये भी हम जानते हैं कि अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर हम देख रहे हैं कि किस हद तक ये चीज खत्म होते हुए दिख रहा है, तो डिजाइन भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट होता है। ठीक है। अंडर वैल्यूड की अगर हम बात करें तो कल्चरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैंडलूम, बट इकोनॉमिकली उतना वेटेज नहीं रखता वो मार्केट में। एंड इसीलिए बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा गैप और डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिलती है इस सेक्टर में। ओके। गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल पुश अगर हम बात करें तो एक है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें स्किल डिजाइन और मार्केट एक्सेस नेशनल प्रोवाइड किया जाता है। यूनेस्को टाइज अप देखा जाए तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड होता है बाय द यूनेस्को। जोग्राफिकल अगर हम लोग देखें, इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट्स के वजह से जो इस कोई कोई जैसे बहुत सारे ऐसे हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं जो कि अब जाकर के एक उन्हें प्लेटफॉर्म मिला है इन इवन इन द ग्लोबल मार्केट्स एंड इवन इन द डोमेस्टिक मार्केट्स। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, अबाउट द सक्सेस स्टोरीज एंड कितना इम्पोर्टेंस है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का, जिस वजह से उसका जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है।
ब्रांडिंग की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट ये भी प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट। ई कॉमर्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट की, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को वहां जाके सेल कर सकें। और एक्सपोर्ट फोकस अगर देखा जाए तो मेनी वीवर क्लस्टर को रिवाइव करा है बाय एक्सपोर्टिंग देयर गुड्स। ओके, नाउ देर आर फ्यू द सक्सेस स्टोरी इफ यू मे सी इन दिस स्लाइड। ओके, तो एक गुजरात का देर इज वन जिसमें सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट की वजह से कितने हद तक ये जो प्रोडक्ट था was actually boosted and was very became a pop became very rampant। ओडिशा का अगर हम देखें एक स्टोरी, तो इसमें बेसिकली डिजाइन और मार्केटिंग इंटरवेंशन के वजह से कितना ज़्यादा बूस्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो इफ़ वी टॉक अबाउट, तो ये सब कुछ सक्सेस स्टोरीज के वजह से हम देख सकते हैं। एंड यूनेस्को डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सेफ गार्डिंग इंडियाज एंडेंजर्ड वीवर्स। लेसन में अगर हम देखें तो डिज़ाइन, मार्केट एक्सेस, ओके, और इंस्टीट्यूशनल अगर सपोर्ट रहे तो ये हैंडलूम को हम फिर से रिवाइव कर सकते हैं एज आर लीगेसी, एज आर हेरिटेज पॉलिसी, एज आर हेरिटेज इम्पोर्टेंस, एज आर फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, नाउ मेकिंग, बेसिकली अब हम चाहते हैं कि बेसिकली क्या रिफॉर्म्स हमें लाना चाहिए ताकि हम इसको लार्ज स्केल में कर सकें। ओके, शिफ्ट शिफ्ट द फ्रेम, मूविंग फ्रॉम प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करने से बेहतर है कि हम उसको एस्पिरेशनल पॉलिसी बनाएं। हम इसको ऐसे तहत तक एस्पायर करें लोगों को, ताकि दे गेट वेरी यू नो इंट्रीग टू बाय सर्टन प्रोडक्ट्स। Gen Z appeal. Gen Z actually में this generation has this very good thing that they actually are willing to pay more to ensure कि जो environment safe अगर कोई product है तो उसको वो लोग ज़्यादा weightage देते हैं। ठीक है, एंड प्लस अगर contemporary fashionable अगर premium, अगर these are few of the tags if we use them, तो Gen Z जो generation है would actually be very intrigued to buy these products। सेलिब्रिटी पुश, सेलिब्रिटी को हम लोग को प्रमोट करने के लिए बोलना चाहिए एज एन एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग। ओके, स्टोरी टेलिंग, वी शुड टेल इंट्रीगिंग स्टोरी ऑफ दीज स्टोरीज ऑफ दीज कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस एंड हैंडलूमिंग प्रैक्टिसेस। क्राफ्टिंग एज अ लग्जरी, क्राफ्टिंग इज नॉट अननेसेसरी, इट इज अ लग्जरी नाउ, क्योंकि विद द इमर्जेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल बूमिंग हुआ है, तो उस वजह से क्या होता है कि नाउ नेसेसिटी के लिए दीज प्रोडक्ट्स आर इनफ सफिशिएंट। बट अगर हम लोग को क्राफ्ट को इंश्योर करना है, उसको बढ़ावा देना है, तो उसको एज अ लग्जरी हमें नो मार्केट में एस्टैब्लिश करना होगा। ग्लोबल फिट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड डिमांड्स फॉर ऑथेंटिसिटी, फ्लेवर ऑफ इंडिया। ओके, नाउ वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो मेजर इट। ओके, जीडीपी, एक्सपोर्ट जॉब्स और इनकम में हमें एक वेटेज देना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, और इसका कैलकुलेशन मेजर करके जानना चाहिए कि कितने तरीके से दे कैन एक्चुअली इंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। नेशनल प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो स्टेट्स एंड कोऑपरेटिव शेयरिंग वुड वर्क। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ होता है बहुत सारे सेक्टर्स में, एंड वन ऑफ देम इज ऑल्सो दिस एज वेल। ओके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोर्ट बैकबोन की अगर देखें तो जो कंसिस्टेंट क्वालिटी है, ब्रांडिंग है और जीआई प्रोटेक्शन है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, लार्ज स्केल में करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम सेक्टर को हम लोग प्रिजर्व कर सकें, कंजर्व कर सकें और इवेंचुअली एस्पिरेशनल बना सकें। गार्ड द क्राफ्ट अगेंस्ट कल्चरल मिस अप्रोप्रिएशन से हमें थोड़ा सा उन्हें बचा के भी रखना चाहिए, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू कल्चर। तो बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक एंड सोशल हायरार्की के वजह से दे कैन गेट अ बिट एंड माना भी जाता है कि हैंडलूम, बहुत लोग यही सोचते हैं कि इट्स अ मीनियल जॉब, इट्स नॉट वेरी एक्सक्लूसिव, बट इट इज एक्सक्लूसिव एंड वी शुड चेंज अ माइंडसेट एज वेल। सॉफ्ट पावर, इंडिया का जो एंशंट, जैसे बुद्धिज्म हो गया, अलग अलग जो इन्फ्लुएंस हैं जो एंशंट इंडिया ने किया है ऑन द वर्ल्ड,
This could also be another, soft power for India to establish its diplomacy power and its cultural diplomacy. ठीक है, तो ये दो चीज की वजह से इंडिया कैन एक्चुअली आर्क ब्रांड इंडिया ग्लोबली। विकसित भारत की अगर हम बात करें तो विकसित भारत को लेकर के बहुत सारे टारगेट्स अभी लिए जा रहे हैं, जैसे यूथ अभी ड्रग ड्राइव जो हुआ है ना, तो ऐसे ही इसी को भी हम इससे इस चीज से भी लिंक कर सकते हैं कि किस तरीके से जो हैंडलूम सेक्टर है वो हमारे लिए एक एसेट की तरह काम कर सकता है और हम इसे इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा यूज भी कर सकते हैं इन पॉजिटिव वे। दिस इज वन मेंस क्वेश्चन, यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसको सॉल्व करें और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं इससे रिलेटेड। अगर आपको कोई फीडबैक देनी है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रीलिम फोकस टॉपिक्स जो हर मॉड्यूल के लास्ट में हम करते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स फोकस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिसिंग कम्युनिटी जो कि असम के बेस्ड है। ठीक है, ये मिसिंग कम्युनिटी इज सेकेंड लार्जेस्ट प्लेन ट्राइब फोकसिंग फॉर द यूनिक एबिलिटी टू लिव इन हार्मनी विद द सीजनल फ्लडिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। असम जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोन है टुवर्ड्स ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लडिंग के को लेकर के, तो उस चीज़ को लेकर के ये जो कम्युनिटी है ये एक एज अ एग्जाम्पल, एक मिसाल की तरह हमारे सामने खड़ा है जो बताता है कि किस तरीके से हम सीजनल फ्लडिंग को काउंटर बैक कर सकते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल अगर देखा जाए इनका तो दे यूज बैम्बू एंड वुड ऑन रेजिंग प्लेटफॉर्म ताकि वो लोग फ्लडिंग से बच सकें एंड दे हैव दिस कैन बी इजीली रीबिल्ड बिकॉज ऑफ दिस बैम्बू एंड वुड। इसके वजह से जो घर बनाना वापस अगर हिट भी होता है बहुत ही ज़्यादा ह्यूज एंड वेरी फ्लड फ्लैश के वजह से, तो उस चीज़ को लेकर के दे कैन रीबिल्ड इट। अगर देखा जाए तो इनका जो एग्रीकल्चर साइकिल है वो भी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, सीजनली होता है। साथ ही साथ व्हेन इट कम्स टू द फ्लड सीजन्स तो वो क्या करते हैं कि उसको एज अ फिशिंग ग्राउंड बना करके फिशिंग मेथड्स वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एंड रिवर्स नेचुरल एब एंड फ्लो को लेकर के दे डू एग्रीकल्चरल साइकिल। ओके, their animal faith, sowing festival, and handloom tradition embody a cultural ecology that offers vital lessons for क्लाइमेट रेजिलियंस। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके इफेक्ट हम लोग को बहुत ही बुरे तरीके से देखने को अभी रिसेंट फ्यू डेज में देखने को मिलते हैं। हम जान सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है अभी, जैसे यूरोप में वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, यहाँ पे हैवी रेनफॉल बहुत बार हो जाते हैं, तो वो चीज़ हमें देखने को मिल सकता है। तो उस चीज़ को लेकर के जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उस चीज़ को लेकर के हमें एवर रेडी होने का एक पर्सपेक्टिव रखना चाहिए जो कि हमें इस कम्युनिटी में दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट कास्ट जो अभी सेंसस होने वाला है उस चीज़ को लेकर के ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, लद्दाख इज ऑफिशियली सेट टू लेड इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट कंप्लीट कास्ट सेंसस ऑन पार्ट ऑफ एन अपकमिंग सेंसस 2027। ओके, लद्दाख का बहुत ही बड़ा एक रोल दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट वाइज enumeration since the British era 1931 census। 1931 सेंसस में ब्रिटिशर्स ने भी ऐसा ही एक कास्ट सेंसस करा था जिनकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली थी रिगार्डिंग द सोसाइटी ऑफ इंडिया। ओके, तो उसी उसी सेम बेस पे अभी 2027 के जो सेंसस है वो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सेंसस भी होने वाला है। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट लद्दाख विल मेनली यूज पेपर शेड्यूल फॉर सिक्योरिटी रीजंस। लद्दाख जो कि एक बॉर्डर्ड एरिया है, एक ऐसा स्टेट है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स से कनेक्ट होता है, हमारे नेबरिंग कंट्री से कनेक्ट होता है, तो सिक्योरिटी बेसिस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है वो चीज़। ठीक है, इसके वजह से जो पेपर शेड्यूल विल हेल्प प्रिवेंट जियो टैगिंग ऑफ सेंसिटिव डिफेंस लोकेशंस। अगर जैसे कास्ट सेंसस हो तो रहे हैं, जो भी इनुमरेशंस हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो डिफेंस के जो सेंसिटिव लोकेशंस है वो कहीं शेयर ना हो जाए, इसीलिए पेपर शेड्यूल्स हो रहे हैं। ओके, द
2011 जो कास्ट जो सेंसस हुए वाज एक्चुअली सर्विस वाज नॉट बैक्ड बाय स्टैट्यूटरी। इसी वजह से जो आउटकम निकला और जो रिजल्ट आया था ऑफ द कास्ट सेंसस वो कभी पब्लिश ही नहीं हुआ। दिस इज अ टाइमलाइन विच यू कैन सी कि 1881 टिल 18 टिल 1930 में ब्रिटिश राज इंक्लूडेड दिस सेंसस रिलेटेड टू कास्ट। 51 में इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट सेंसस हुआ बट उसमें एज सच कोई कास्ट का क्राइटेरिया नहीं था। 1961 की बात करें तो स्टेट्स अलाउड टू कंडक्ट सर्वे टू प्रिपेयर देयर ओबीसी लिस्ट। 11 में कास्ट सेंसस हुए बट वो पब्लिश नहीं हुए, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC। ओके, 2016 में SECC का जो डेटा है वो पब्लिश हुआ बट कास्ट का जो फैक्टर था वो एक्सक्लूड कर दिया गया। 18 की अगर बात करें तो जो राजनाथ सिंह देन होम मिनिस्टर, उस टाइम पे वो होम मिनिस्टर थे, स्पीक्स अबाउट ओबीसी डाटा कलेक्शन इन सेंसस 2021। 23 में कांग्रेस ने डिमांड करा कि अप टू डेट एक कास्ट सेंसस होनी चाहिए और 24 में बिहार तेलंगाना पब्लिश कास्ट सर्वे डेटा, कर्नाटका अंडरटुक सर्वे येट टू डिक्लेयर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया हैज ऑफिशियली क्रॉस 300 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन capacity reaching 300.50 गीगावाट एज ऑफ 2027। हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल का जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, द क्लीन एनर्जी नाउ अकाउंट फॉर मोर देन 54% ऑफ इंडियाज टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, पुशिंग फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर बिलो द हाफवे मार्क। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एनर्जी का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। कैपेसिटी ब्रेकडाउन एज पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, दिस इज द एक्चुअली मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दिस इज द ब्रोशर आप कह सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी हाउ नॉन फॉसिल फ्यूल का जो बढ़ते हुए देखने को मिलता है परसेंटेज। इट ऑल्सो समहाउ रिफ्लेक्ट्स कि किस तरीके से वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी रादर देन ऑन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। नाउ देर इज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। ओके, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इंडिया हैज क्रॉस्ड 300 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। ओके, दिस इज ट्रू एक्चुअली। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी। Okay, this is also, we can see this. Non-fossil fuel based capacity includes solar, wind, hydro, and nuclear power. Okay, yes. The capacity of 300 gigawatts watt implies that fossil fuel based power energy capacity has fallen below 50% of India's total installed capacity. So we can see these statements and we can say that 1, 2, and 3 are correct. विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर मॉड्यूल। आपको अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसे और मॉड्यूल्स चाहिए। तो विद दिस वी एंड दिस मॉड्यूल। आई होप आप बहुत ही ज़्यादा फिट रहें, कंसिस्टेंट वे में आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, मोटिवेटेड रहें एंड कल के नेक्स्ट टॉपिक तक आई टेक योर लीव। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।